a bird on a tree. I'm just sitting here. हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। आज हम आपके लिए टॉपिक में पढ़ाएंगे क्योंकि अपना टॉपिक चल रहा है। पिछले वीडियो में तो आपने देख लिया है। जिस स्टूडेंट ने पिछला वीडियो नहीं देखा है पहले वो पिछले वीडियो में जाए और उसको देखने के बाद इस वीडियो में आए। हेलो एल्केन और हेलो एरिन चैप्टर 10 स्टार्ट हो चुका है और जिसका अगला वीडियो होगा हेलो एल्केन के गुण, क्योंकि टॉपिक में अभी हम हेलो एल्केन ही पढ़ रहे हैं। हेलो एरिन बस इस वीडियो के बाद में टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा हेलो एरिन। तो हेलो एल्केन के गुण पढ़ने हैं और गुण दो ही प्रकार के होते हैं, भौतिक एवं रासायनिक। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए हेलो एल्केन के गुण। और हेलो एल्केन के गुण में आपको बता दें कि जो भौतिक गुण होते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे यानी कि विकल्पीय क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि कौन से कैसे होते हैं, रंगीन होता है, द्रव होता है, कैसा होता है। तो यहाँ पर गुण तो दो ही प्रकार के होते हैं। हमने आपको बताया था कि भौतिक गुण होता है पहला और दूसरा होता है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण में पहले क्या आपको बताएंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि कोई भी हेलो एल्केन हो, जैसे हम अभी लिख लें पहले यहीं पर मेथिल क्लोराइड। अब यहां पर आपने सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लिया, अणुसूत्र इसका जानते हैं कि CH3Cl होता है, लेकिन ये आपको नहीं पता ये द्रव है, ठोस है, क्या है। तो यही बताना क्या कहलाता है, भौतिक गुण। उसके बाद में आप लिख सकते हैं एथिल क्लोराइड कॉमा C2H5 एथिल ब्रोमाइड। ये 3-4 कंपाउंड आपके सामने लिख दिए। ये सभी क्या होते हैं, साधारण ताप पर गैस होते हैं। ये सभी साधारण ताप पर गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड और एथिल ब्रोमाइड। अब आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट। जैसे दूसरा पॉइंट आप इसका बताना चाहे तो कार्बन C4 यानी कि ब्यूटेन से कार्बन 18 तक के सदस्य रंगहीन, स्वादहीन द्रव होते हैं। इनकी गंध तीक्ष्ण होती है। गंध कैसी होती है, तीक्ष्ण, जिसे आप सूंघ नहीं सकते, तीक्ष्ण होती है। ये हो गया इसका दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट बताते हैं। यही आपसे पूछ लिया जाता है कि मेथिल क्लोराइड किस अवस्था में है, ठोस है, द्रव है, गैस। अब इसके तीसरे पॉइंट से पहले इसी में बता देते हैं उच्च सदस्य। अगर कार्बन 18 से 19, 20, 21, 22 में पहुंच जाते हैं तो उच्च सदस्य बन जाते हैं। उच्च सदस्य ठोस अवस्था में होते हैं, ठोस होते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया नंबर। अगला अब आ जाता है मेल्टिंग पॉइंट MP, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट गलनांक। उसके बाद में आ जाता है BP बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि क्वथनांक। इनका क्वथनांक निम्न होता है। कैसा होता है, निम्न होता है। ये तो आप पहले बात जान लें कि हेलो एल्केन के जो भौतिक गुण होते हैं उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं, परंतु आगे आपको जोड़ना होगा, परंतु अगर कार्बन ज्यादा बढ़ते हैं, परमाणु द्रव्यमान बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ जाता है, बढ़ता जाता है। ये लीजिए हो गया तीसरा पॉइंट। अब देख लीजिए कैसे मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि इसको बोलेंगे गलनांक, और बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक निम्न होता है, परंतु परमाणु द्रव्यमान 2 बार लिख दिया, बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता जाता है। क्वथनांक और
गलनांक दोनों बढ़ते जाते हैं, तो गलनांक भी लिख दीजिए साथ में, गलनांक, गलनांक दोनों बढ़ते जाते हैं, ठीक है। क्योंकि कार्बन के जैसे जैसे एटॉमिक मास, आप देखिए यहाँ पर अगर हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालें, परमाणु द्रव्यमान, तो कार्बन के 12, हाइड्रोजन के 3 और क्लोरीन के कितने हो जाएंगे, 35.50, यही होता है। क्योंकि कार्बन का अणुभार कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान 12, हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 लगे हुए हैं, क्लोरीन का 1 होता है तो उसको 35.50 लिखते हैं। टोटल करेंगे तो 15 और 35 जोड़ देंगे, क्योंकि 12 और 3 15, तो टोटल ऐड करेंगे तो 0.50 तो पहले लिख लीजिए, हो गया। अब उसके बाद में 5 3 8 और 2 10, 3 और 1 4, कितना हो जाएगा, 3 1 4 1 5, 50.50 हो जाएगा। अब जब यहाँ जोड़ेंगे तो कार्बन के 24 ये और 5 ये, क्योंकि इस कार्बन के लिए 24 हो जाएंगे, 12 दूनी 24 और 5 29 और 35.50 और जोड़ेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जैसे जैसे कार्बन के नंबर बढ़ेंगे इनका परमाणु द्रव्यमान बढ़ता जाएगा। अगला पॉइंट लिखते हैं चौथा, सभी हेलो एल्केन, क्या लिखेंगे, सभी एल्किल हेलाइड, जिन्हें हम हेलो एल्केन कहते हैं, हेलाइड, जल में अविलय, जल में ये बिल्कुल नहीं घुलते हैं भाई। जल में अगर इनको घोला जाए, ये चाहे मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल एथिल आयोडाइड, कोई भी कंपाउंड हो, इन्हें जल में अगर घोलेंगे ये बिल्कुल विलय नहीं होंगे। परंतु कार्बनिक विलायकों, कार्बनिक विलायक जैसे आप जानते हैं ईथर, एल्कोहल और अन्य कार्बनिक, ईथर, अल्कोहल और कीटोन में पूर्ण विलय होते हैं। ये होते हैं इनके भौतिक गुण। अब आ जाते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में सबसे पहले आपको सीखना होगा SN12, यानी कि नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं सीखना है तो पहले इसको रब कर देते हैं और आ जाते हैं हेलो एल्केन के रासायनिक गुण। देखते सीखते मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, क्योंकि इससे पहले भी जितने भी बताया करते हैं तो उनसे बेहतर यहाँ पर लीजिए, अब कभी नहीं भूलेंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किसी को टफ इसमें लगता है टॉपिक तो वो यही है, लेकिन इसमें कुछ नहीं होता है। देखिए सबसे पहले आपको लिखना है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, और रासायनिक गुण में आपको बहुत सारी प्रॉपर्टियां देनी होंगी, इसके बहुत से गुण लिखने होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें इंग्लिश में भी लिख ले, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज का पहला पॉइंट लिखेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ये होती है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन यानी कि एल्किल हैलाइड में नाभिक से अट्रैक्ट करने के बाद, यानी कि नाभिक पर आक्रमण करने के बाद जब हैलोजन परमाणु को विस्थापित करके नए यौगिक का निर्माण करता है तो उसे हम कहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में सबसे पहले बोलेंगे, जब, यहां पर आपके लिए लाइन लिखे देते हैं क्योंकि बहुत से बच्चों ने ये कमेंट किया सर परिभाषा नहीं लिखाते हैं। परिभाषा, जो बातें हम बोलते हैं वही परिभाषा होती है, उसी को आपको लिखना चाहिए, नोट करते रहना चाहिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए और लिखते चलिए। अब हम यहाँ पर बता देते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती है। देखो, जब एल्किल हैलाइडों
जब एल्किल हैलाइडों में हैलोजन परमाणु, अब हैलोजन के आगे आप लिख लीजिए हैलोजन परमाणु क्या होता है X, यानी कि एल्किल हैलाइड तो आप जानते ही हैं क्या होते हैं R सिंगल बॉन्ड X। हम यहाँ पर आपको लिखे देते हैं एल्किल हैलाइडों को ये बोलते हैं R सिंगल बॉन्ड X, हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। जब क्या बोलता है, जब एल्किल हैलाइडों में हैलोजन परमाणु का प्रतिस्थापन आक्रमणकारी, अब यहां पर क्या बोलेंगे आक्रमणकारी, आक्रमण यहीं पर लिखिए, इतना आगे शायद आपको दिखे ना। आक्रमणकारी को लिखेंगे हम सबस्ट्रेट में आ जाते हैं जैसे OH माइनस यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन कॉमा साइनाइड। अब ये किससे मिले होंगे, चाहे वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से मिले होंगे या साइनाइड पोटेशियम साइनाइड से, या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराई गई होगी एल्किल हैलाइड से या पोटेशियम साइनाइड की। आक्रमणकारी सबस्ट्रेट हाइड्रोक्साइड और साइनाइड आक्रमण करके क्या करते हैं, आक्रमण करके नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं क्या कहलाता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कहलाता है। जैसे अब यहां पर हम आपको एक बार फिर रिपीट करते हैं कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी किसमें होनी है, एल्किल हैलाइडों में। पहले हमने एल्किल हैलाइडों को पिछले वीडियो में बनाया था। अब एल्किल हैलाइड अन्य जब किसी कंपाउंड या किसी रिएक्टेंट अभिकर्मक से क्रिया करते हैं तो नए यौगिक का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं, जब ये हाइड्रोजन परमाणु हटेगा तभी तो नया उत्पाद बनेगा। हाइड्रोजन परमाणु को हटाने के लिए क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु को हटाने के लिए इस नाभिक, ये क्या है नाभिक, इस नाभिक पर अटैक करना होता है इस हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए। अब ये हाइड्रोजन परमाणु जब हटाना है किसके द्वारा हटाना है, हाइड्रोक्साइड आयन, साइनाइड आयन, कोई भी और अदर भी हो सकता है। ये मोस्टली आपके सामने दो लिख दिए हैं। तो जैसे कि यहाँ लिखा है जब एल्किल हैलाइडों में हाइड्रोजन X परमाणु का प्रतिस्थापन यानी कि हाइड्रोजन X का प्रतिस्थापन हटा देना है, वहां से बिल्कुल हटा देना है। कारी सबस्ट्रेस यानी कि ये क्या होते हैं, सबस्ट्रेस होते हैं। तो सबस्ट्रेट के आगे हमें साइनाइड या हाइड्रोक्साइड आक्रमण करके नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, क्या कहलाते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा R सिंगल बॉन्ड X है, अटैक कर देगा कौन, हाइड्रोक्साइड आयन, तो इसके बॉन्ड को ये तोड़ देगा, ये बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा और ये हाइड्रोक्साइड आयन बहुत तेजी से जुड़ेगा और बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड OH, यानी कि अभिक्रिया की दर बहुत स्पीड होगी। उस समय ये नाभिक होगा क्योंकि ये नाभिक का काम करेगा और हैलाइड परमाणु बाहर हो जाएगा। तो ये होता है नाभिक प्रतिस्थापन। नाभिक से जुड़ा था हैलोजन, किसने प्रतिस्थापित कर दिया, हाइड्रोक्साइड आयन ने हटा दिया। इसी प्रकार से आप ऐसे लिख सकते हैं CH3Cl, और ये हाइड्रोक्साइड आयन किसी से भी प्राप्त हुआ हो, चाहे कास्टिक सोडा से। तो जब ये हाइड्रोक्साइड आयन इसको पृथक कर देता है, चलो भाई हट जाओ, तो ये नाभिक है, ये आपका क्या है नाभिक, नाभिक पर अटैक करता है, भाई इसको छोड़ो हमको जोड़ो। तो ये हाइड्रोक्साइड आयन इसको तोड़ देता है, इसके बंध को, क्लोराइड आयन सोडियम के साथ एडजस्ट हो जाता है और बन जाता है CH3OH। अटैक हो गया तो इसे कहते हैं मेथिल अल्कोहल और बन जाएगा आपका NaCl।
ये होता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। लेकिन इसकी दो विधियां होती हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन की दो क्रिया विधि होती है। तो ये दो प्रकार की होती है, आपको बताते हैं। तो पहले इसको हम रफ कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको रफ कर देते हैं सभी को, क्योंकि जगह ज़्यादा चाहिए होगी। ये लीजिए, रफ हो गया। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने आपको बताया हमने? दो प्रकार के होते हैं। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड कर सर्कल में शेयर कर दीजिए। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं उनसे ये कहना है, पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को प्रेस कर ले, ताकि आने वाला वीडियो, जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल जाएगा। तो इसमें आपको ही फायदा होता रहेगा, क्योंकि परमानेंट आपको समय मिल जाएगा किस समय पर हमें वीडियो को देखना है। तो जब आपको नोटिफिकेशन में पहले से ही मालूम हो जाता है कि वीडियो अपलोड होने वाला है, तो आप पहले से उसके लिए रेडी रहते हैं कि किस समय अपलोड होगा, और हम अपना एक खाली टाइम निकाल लेते हैं, उस समय वीडियो को देखकर अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो चलिए आ जाते हैं। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन दो प्रकार का होता है। तो यहाँ पर आप लिखते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। ठीक है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन दो प्रकार का होता है। नंबर एक, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। या आपको आपकी बुक में ज्यादातर मिलता SN1 नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। देखो, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन की बात करें तो पहला होगा एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, जिसे हम अथवा करके बोल सकते हैं, अथवा SN1 नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। दूसरा होगा द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। ये हो गया द्विअणुक नाभिक प्रतिस्थापन, या आप बोल सकते हैं SN2 नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। ये दो प्रकार के होते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन पहले ही हैलो एल्केन के गुणों में आपको पढ़ना है। रासायनिक गुण में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन हमने आपको बता दिया है कि कौन नाभिक के द्वारा हैलोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर सकता है और किस प्रकार करता है। ये अब इसकी क्रिया विधि में सीखेंगे, क्योंकि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन को दो भागों में बांटा जाता है। पहला एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, जिसको हम बोलते हैं SN1 नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। देखो, ये भी लिखा होता है, खासकर सभी बोर्डों को, ये सभी बोर्ड के स्टूडेंट से ये कहना है कि एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन लिखा, तब भी यही आपको SN1 नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन लिखा होता है ये। उसके बाद में द्विअणुक लिखा हो, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अगर क्वेश्चन में पूछा जाता तब भी वो यही कहता है SN2 नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। दो प्रकार का होता है। तो इस सब क्रिया में क्या बोलते हैं कि जब किसी एल्किल हैलाइडों में एक अभिक्रिया के वेग का निर्धारण किया जाता है, तो एक अभिक्रिया या एक अभिकारक के क्रियाधार का निर्धारण किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं नाभिक एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। यानी कि जिसमें केवल एक आक्रमणकारी नाभिक के एक वैलेंसी पर आक्रमण होता है, तो उसे हम बोलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन।
द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन यानी कि SN2 नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। अब यहां पे लिखते हैं इस अपक्रिया में SN बन के लिखेंगे जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक अणु के वेग का निर्धारण किया जाता है। कितने? एक अणु के वेग का निर्धारण किया जाता है। लिख लीजिए ये बात, किया जाता है। आपको इस बात की प्रॉब्लम थी कि नोट्स नहीं बनवाते, लीजिए नोट्स बन गया। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक अणु के वेग का निर्धारण किया जाता है तो SN1 नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे कि हम आपको बता दें R सिंगल बॉन्ड X और इस पर कोई आक्रमणकारी साइनाइड आया और उसने क्रिया करने के बाद में बना दिया साइनाइड को न्यूक्लियस से प्रतिस्थापित कर दिया, तो सबसे पहले क्या बन जाएगा? R सिंगल बॉन्ड C यानी कि एल्किल साइनाइड और हैलाइड परमाणु पृथक हो गया। केवल एक साइनाइड के वेग यानी कि ये साइनाइड कितने वेग के साथ में इस नाभिक से आकर जुड़ा है, तो इसके वेग का निर्धारण करना ही नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाती, जिसे हम SN1, क्योंकि केवल एक अणु है। और यहां पर बात अगर आप लिखेंगे तो लिखेंगे जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो अणुओं अब कितने हो गए? दो अणु। यहां पर कितना था? एक अणु। यहां पर आप देख लीजिए कितने अणु हो गए? दो अणु। दो अणुओं के वेग का निर्धारण किया जाता है। दो अणुओं के वेग का निर्धारण किया जाता है। के वेग का निर्धारण किया जाता है SN2। अब यही आपको परिभाषा में लिखनी है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो अणुओं के वेग का निर्धारण किया जाता है SN2 नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ये हो गया आपका। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो अणुओं के वेग का निर्धारण किया जाता है तो वह क्या कहलाती है? SN2 नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए फॉर एग्जांपल यहीं पर आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे R सिंगल बॉन्ड X है, एल्किल हैलाइड, ये आपका नाभिक है और ये हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। अगर इस पर हाइड्रोक्साइड आयन अटैक करता है तो बीच में एक ऐसी कंडीशन आती है कि दोनों जो है, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्साइड आयन, दोनों नाभिक के ऊपर अटैक करते हैं। कैसे करते हैं? देखिए ये R यहां पर आ गया और हाइड्रोक्साइड आयन। अब इसको हम दूसरे आपको पेन से दिखा देते हैं। जैसे यहां पर आपका पहले से क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन परमाणु, और यहां पर आपका जुड़ने आया हाइड्रोक्साइड परमाणु। ठीक है, ये आयन जुड़ने आया तो ये भी न्यूक्लियस से अपना प्रतिस्थापन दिखाएगा अट्रैक्ट, और ये भी दिखाएगा। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि नाभिक की ओर दोनों
का वेग निर्धारण होने लगता है कि हाइड्रोजन आयन भी खिंच रहा है यहाँ पर और हाइड्रोक्साइड भी न्यूक्लियस की ओर खिंच रहा है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि दोनों अभिक्रियाओं के यानी कि दो अभिक्रियाएं हो रही, एक तो अल्कोहल का निर्माण होगा, दूसरा एल्किल हैलाइड तो पहले से उसका भी निर्माण हो जाएगा। तो दोनों ओर कंडीशन ये खिंच रही है, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि दो परमाणुओं के वेग का निर्धारण, एक तो हाइड्रोक्साइड आयन और एक हैलोजन आयन, इन दोनों आयनों के जब वेग का निर्धारण होता है तो यह क्रिया कहलाती है SN2 नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया, और अंत में उत्पाद आपका बन जाता है R सिंगल बॉन्ड OH और हैलोजन परमाणु स्थापित। ये होती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। SN1 यानी कि एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, SN2 द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। इसी बात पे अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, जल्दी से जल्दी शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। और अब आगे बढ़ते हैं कि इन अभिक्रियाओं की क्रिया विधि भी आपसे पूछी जाती है। तो अलग अलग क्रिया विधि पूछी जाती है, तो दोनों स्टेपों में हम साथ लेकर चलते हैं। दोनों स्टेपों को इसलिए साथ लेकर चलेंगे कि एकाणुक और द्विअणुक अभिक्रिया की क्रिया विधि आपको एकदम बिल्कुल सही से समझ में आ जाए, क्योंकि दो हिस्सों में हम डिवाइड कर देंगे। एक तरफ कराएंगे SN1 नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, एक तरफ कराएंगे SN2 स्नेही नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। तो इसको रब कर देते हैं और चलते हैं आगे क्रिया विधि। तो क्रिया विधि में आ जाते हैं, इसको भी रब कर देते हैं। तो लिखेंगे SN1 व SN2 नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन की क्रिया विधि मैकेनिज्म बतानी है। यही तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि दो होती है। देखिए इनको जब एग्जाम में आएंगे तो अलग अलग लिखेंगे, हम यहाँ पर आपको दोनों साथ में इसलिए बताना चाहते हैं कि दोनों को एक साथ सीख जाए। जो कंफ्यूजन होती है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूजन में ही गड़बड़ हो जाता है। तो ये दोनों चीजें हम कैसे डिवाइड कर दें, दो हिस्सों में। ये लीजिए, तो एक तरफ आप लिखिए SN1 की क्रिया विधि देखिए शॉर्टकट में लिख दिया है क्योंकि जगह चाहिए है। उसके बाद में लिखेंगे SN2 की क्रिया विधि। वैसे ये अंतर की जैसे नहीं है, अंतर जैसे लिख देते हैं आप, अंतर लिखे जाते हैं, एक तरफ दूसरा लिखा है एक तरफ दूसरा नहीं। देखिए इस अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं तो बताते हैं यह अभिक्रिया केवल तृतीयक एल्किल हैलाइडों में संपन्न होती है। SN1 की अभिक्रिया की पहली शर्त है यह तृतीयक एल्किल हैलाइडों में संपन्न होती है। SN1 अभिक्रिया की क्रिया विधि क्या लिखेंगे, SN1 अभिक्रिया की क्रिया विधि, अभिक्रिया की क्रिया विधि का निर्धारण केवल तृतीयक एल्किल हैलाइडों में संपन्न होती है। अब तृतीयक एल्किल हैलाइड का मतलब आप जानते हैं कि जब 3 डिग्री कार्बन से, जैसे ये CH3 CH3 CH3, ये क्या है आपका तृतीयक एल्किल हैलाइड। तृतीयक एल्किल हैलाइड में मतलब ये कोई हैलोजन परमाणु आपका जुड़ा है।
अब इसकी अपक्रिया हम किसी ऐसे से करा दें जैसे कास्टिक सोडा NaOH। अब यहाँ पर ये अपक्रिया में क्या करेगा, NaX प्रतिस्थापित हो जाएगा किसके द्वारा, OH के द्वारा। तो आपका बनेगा 3 डिग्री आपका बनेगा अल्कोहल और आपका निकल जाएगा NaX। ये एल्किल हैलाइड है। ये कितने डिग्री का है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, ठीक है। और ये बन गया 3 डिग्री अल्कोहल। देखिए 3 डिग्री एल्किल हैलाइड जिसमें कार्बन की तीसरी संयोजकता से, यहाँ पे मतलब है 3 डिग्री तीसरी संयोजकता से जब हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होगा तो इस हाइड्रोक्साइड परमाणु को ये हाइड्रोजन इसमें से किसी वैलेंसी पर अटैक करने का समय नहीं मिलेगा, टाइम नहीं इतना होगा उसके पास कि वो अन्य किसी वैलेंसी को तोड़ सके, या इतनी क्षमता नहीं होती है उसके पास कि वो अन्य किसी वैलेंसी को तोड़ सके। जैसे यहाँ पर एक बार फिर रफ कर देते हैं और दिखाते हैं आपको। जैसे ये है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड और यहाँ पर OH जुड़ गया है और ये लगा हुआ है आपका एरो, ये अपक्रिया हुई है। जैसे यहाँ पर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है और यहाँ पर ये हाइड्रोजन परमाणु इस हाइड्रोक्साइड परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित होगा, ये इसको रिप्लेस कर देगा इसके नाभिक से। तो नाभिक से रिप्लेस करने के बाद में OH जुड़ जाएगा और ये X Na के साथ चला जाएगा, NaX बना लेगा, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कैसे किया है, इसकी क्रिया विधि बतानी है। तो इसकी क्रिया विधि 2 स्टेपों में पूर्ण होती है। सबसे पहले क्या होता है, स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, तृतीयक एल्किल हैलाइड हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करके कार्बोधनाइन बना लेता है। देखिए पहली स्टेप में इसे 3 डिग्री यहां पर लिख देते हैं। तो स्टेप फर्स्ट में लिखेंगे कि जो सबसे पहले तृतीयक एल्किल हैलाइड है वह हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करके कार्बोकैटायन बना लेता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसका बॉन्ड क्रैश हो जाता है और हाइड्रोजन के पास अपना इलेक्ट्रॉन चला जाता है और इसके पास एक धनायन बन जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, CH3। देखते जाइए कितनी आसान होती है क्रियाएं। ये CH3 अब ये धनायन बन गया और क्या होगा, एक हाइड्रोजन आयन पृथक हो गया, ठीक है। इसको हम कहते हैं कार्बोधनायन, इसका नाम है कार्बोधनायन बन चुका है, ठीक है। अब कार्बोधनायन, क्योंकि इसमें क्या घोला गया था, कास्टिक सोडा, कार्बोधनायन के ऊपर ये अपक्रिया होती है बहुत मंद वेग से। कैसे होती है, मंद वेग से। अब कार्बोधनायन की ओर हाइड्रोक्साइड आयन बहुत तीव्र गति से, बहुत तीव्र वेग के साथ अट्रैक्ट करेगा, खिंचाव करेगा, आक्रमण करने के बाद में एल्किल हैलाइड का निर्माण कर देगा और वो होती है स्टेप सेकेंड में कंडीशन ये आएगी कि तृतीयक कार्बोकैटायन के नाभिक पर, ये नाभिक है ना, ये नाभिक था, हाइड्रोजन तो भाई पृथक हो गया, तो इसके नाभिक पर कौन अट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन तीव्र वेग के साथ, बहुत तीव्र वेग के साथ अटैक करेगा और एक नए यौगिक का निर्माण करेगा जिसे हम बोलेंगे मेथिल नियोब्यूटिल अल्कोहल। ये लीजिए बन गया आपका। तो इस प्रकार से असाइनमेंट अभिक्रिया की क्रिया विधि होती है। जब तृतीयक एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कास्टिक सोडा के साथ NaOH या पोटेशियम साइनाइड के साथ कराते हैं तो यहाँ पर एक ही संयोजकता पर केवल अटैक हो सकता है, क्योंकि ये संयोजकता हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक से जुड़ी हुई है। ये सबसे दुर्लभ वैलेंसी है। यहाँ पर इसमें एल्किल ये जो 3 है, एक ये
हैलोजन यानी कि एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, कार्बन के हैं, ये वैलेंसी आसानी से पृथक नहीं हो सकती है। अगर ये हाइड्रोक्साइड इसे पृथक कर देता तो एक और एक दो यानी कि SN2 अपक्रिया हो जाती। अगर इसे प्रतिस्थापित कर देता तो 1 2 3 हो जाती। ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ हैलोजन परमाणु का ही प्रतिस्थापन हो सकता है। वो हमने पहले ही बताया, या तो हाइड्रोक्साइड आयन द्वारा, या साइनाइड आयन द्वारा, या अन्य किसी यौगिक द्वारा। तो इस प्रकार से SN1 अपक्रिया की क्रिया विधि होती है, अच्छे से नोट कर ले। अब आ जाते हैं SN2 अपक्रिया की क्रिया विधि। जैसे ये लिखा है SN1 अपक्रिया की क्रिया विधि का निर्धारण केवल तृतीयक एल्किल हैलाइडों में संपन्न होता है। ऐसे ही है यहाँ पर SN2 अभिक्रिया के वेग का निर्धारण या कहेंगे क्रिया विधि, SN2 अपक्रिया की क्रिया विधि प्राथमिक यानी कि 1 डिग्री एल्किल हैलाइडों में संपन्न होती है। ठीक है, अब ये बता रहा है कि प्राथमिक एल्किल हैलाइड, और प्राथमिक तो आप जानते हैं जब कार्बन के एक समूह से, जब प्राथमिक कार्बन के एक समूह से, जैसे कोई भी ऐसा हो, जैसे आपका लिख ले मेथिल क्लोराइड, इसकी अपक्रिया आप करा दे कास्टिक सोडा NaOH, ये कितने हैं 1 डिग्री है, और यहां पर आपने कितना लिया था 3 डिग्री। अब इसकी अपक्रिया होगी तो ये यहाँ पर NaCl बाहर हो जाएगा, आपका बन जाएगा CH3OH, क्योंकि ये हाइड्रोजन परमाणु इस क्लोरीन को प्रतिस्थापित कर देगा, और यहाँ पर निकल जाए आपका NaCl निकल गया। अब ये है SN2 अपक्रिया की क्रिया विधि। यहाँ 2 अणुओं के वेग का निर्धारण हो सकता है, एक है आपका क्लोराइड परमाणु और एक है हाइड्रोक्साइड परमाणु। इन दोनों ने इसके नाभिक पर अटैक किया। किस प्रकार किया, तो इसकी अपक्रिया की क्रिया विधि भी 2 स्टेपों में संपन्न होती है। तो स्टेप फर्स्ट सबसे पहले वही कंडीशन देखिए, कास्टिक सोडा के बारे में कुछ नहीं लिखेंगे, हमें सिर्फ ये मेथिल अल्कोहल की क्रिया विधि कैसे संपन्न हुई, किस प्रकार से बना, इसके बारे में ही बताएंगे। और जब हमारा वीडियो आपको इतना पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। अरे वीडियो को लाइक करने में इतनी कंजूसी क्यों करनी है, आपको बनना है टॉपर बनना है तो फिर स्पेशल सीखना है, स्पेशल सीखना है तो बेस्ट लेना है, और बेस्ट के लिए तो फिर बेस्ट ही तो बनना है। तो बेस्ट बनने के लिए आपको इसकी क्रिया विधि बतानी है। आगे तो आप समझ गए होंगे, लेकिन हम अभी ऑफलाइन है तो इतना आपसे बात भी नहीं कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन आपको बता देते हैं कि सबसे पहले जैसे मेथिल क्लोराइड था प्राथमिक अल्कोहल ने सबसे पहले अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया और हैलोजन परमाणु टूट गया। हैलोजन क्या है आपका क्लोराइड। अब यहाँ पर ये इसने बनाया कार्बोधन आयन और Cl-, ये क्या बन गया कार्बोधन आयन। ये पहली स्टेप होती। इस कंडीशन में जैसे ही कास्टिक सोडा डाला गया तो इसने सबसे पहले क्या बनाया, कार्बोधन आयन बनाया, क्लोराइड परमाणु पृथक हो गया। लेकिन ऐसी कंडीशन में अभी देखिए कार्बोधन आयन बनाया तो जिस मिक्सर में जिसमें आपने बना रहे क्रिया करा रहे उसी में भी अभी क्लोराइड परमाणु मौजूद है, कहीं पृथक नहीं किया, बस कार्बोधन आयन बन गया, मिक्सर तो अभी वही है। तो आगे आ जाते हैं सेकेंड स्टेप सेकेंड में आप लिखेंगे कि जो कार्बोधन आयन है CH3Cl, इसके मिक्सर में 2 लोग आयन यानी कि 2 अट्रैक्ट कर देते हैं। ये क्लोराइड परमाणु है, मान लिया अभी ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे ना लिखें। अब यहां पर
यहाँ पर वेग को भी लिख देते हैं, कैसे लिखेंगे, मंद वेग। ये बहुत ही धीमे वेग के साथ अपक्रिया संपन्न होती है कि कार्बोधन आयन बनता है। अब तीव्रता से मान लीजिए यही हैल्किल हैलाइड है और इस पर कौन अटैक करेगा, हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर लिख लिया CH3 और Cl। अब यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन है, ये इसकी अटैक, कौन हटाएगा इसको, ये इसका बॉन्ड टूटेगा तभी तो OH जुड़ेगा आकर यहाँ पर। तो ये यहाँ पर एक कंडीशन आ जाती है, यही कंडीशन मेन होती है। इसको हम एक बड़े कोष्ठक में दिखाते हैं, ज़्यादातर बड़े कोष्ठक में ही लिखा होता है कि ये है नाभिक। नाभिक का स्नेह दोनों ओर बढ़ जाता है, एक तो हाइड्रोक्साइड आयन की ओर और एक क्लोराइड परमाणु की ओर। तो हाइड्रोक्साइड आयन और क्लोराइड परमाणु दोनों अपना स्नेह दिखाते हैं, लेकिन स्नेह जब दिखाएंगे तो हम इसे डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड चाहिए हमको। लेकिन इसका अपक्रिया का वेग यानी हाइड्रोक्साइड आयन बहुत तीव्रता के साथ कार्बोधन आयन से जुड़ता है, जबकि मेथिल बहुत ही मंद वेग के साथ में, यानी क्लोराइड परमाणु मेथिल ग्रुप से, जिसे हम बोलते हैं कार्बोधन आयन से, बहुत धीमे वेग के साथ में नाभिक से स्नेह उत्पन्न करता है। तो आप देखिए कितने लोगों का स्नेह हो गया, एक तो ये और एक तो ये। यही वेग निर्धारित करना क्या कहलाता है, SN2 अभिक्रिया, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन का मेथिल समूह की ओर अट्रैक्ट, खिंचाव, और उसी क्लोराइड परमाणु का अट्रैक्ट। जब दो हैलोजन या दो सबस्ट्रेस या बोल सकते हैं दो अणुओं का नाभिक से स्नेह बढ़ जाता है, तो दो अणुओं के वेग का निर्धारण करना होगा कि कौन किस परमाणु का वेग सबसे अधिक है, उसी का कंपाउंड बनेगा। तो अंत में होता क्या है, अब यहाँ पर एरो लगाते हैं, आगे जगह नहीं है तो एरो इसके सामने ही लगा देते हैं, तो बन जाता है आपका CH3OH, मेथिल अल्कोहल और क्लोराइड परमाणु पृथक हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, अभिक्रिया की क्रियाविधि होती है, क्योंकि यहाँ पर ही दोनों अणुओं के वेग का निर्धारण किया जाता है, और ये होती है तीव्र वेग के साथ, तीव्र वेग के साथ। अब ये SN1 और SN2 अभिक्रिया कंप्लीट हो गई पूरे बेस के साथ, बिल्कुल आधार के साथ में हमने बताया है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करके उसके बाद में सबको चेताएं कि यहाँ पर सबको आपको एक से एक बेस्ट टॉपिक के साथ में पढ़ाया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।